हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा पहला चैप्टर 3 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो मोशन है वो बहुत ही जनरल चीज़ है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, बाइसिकलिंग करते हैं, राइट। तो वहाँ पर मोशन होता है सभी वर्क में, सभी एक्शंस में। जब हम सोते हैं तब भी हमारे लंग्स के अंदर भी एक्शन होगा, मतलब कि जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं बाहर की तरफ छोड़ते हैं, राइट। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो भी हम लोग जब नींद में होते हैं तब वो चलता रहता है, तब वो मोशन में होता है, राइट। तो ये सारे मोशन के एग्जाम्पल है। जैसे कि जो ट्रीज़ है, ट्रीज पर से जब भी कोई लीव्स पड़ता है, राइट, तो वो भी एक मोशन है। जब किसी पाइप में से पानी बहता है वो भी मोशन है, राइट। जैसे कि व्हीकल्स, एरोप्लेन्स हमें एक दूसरे जगह से एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। फिर हमारा जो अर्थ है वो 24 आवर रोटेट होता रहता है सन के अराउंड, राइट। वो भी एक मोशन है। पूरा सोलर सिस्टम सन के अराउंड रोटेट होता है, वो भी एक मोशन है। तो मोशन के भी अलग अलग टाइप्स है। तो इन सारे ही मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इस चैप्टर में हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम लोग उसको एज अ पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं। तो कब पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं? जब उसने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बहुत ही कम ना हो जाए, तब तक हम लोग उसको मान सकते हैं एज अ पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगे जिसमें हम लोग उसको एज अ पॉइंट पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो पोजीशन, पहले पोजीशन हम लोग पढ़ पढ़ लेते हैं। पोजीशन मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी रेफरेंस के साथ जोड़ देना। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कि अहमदाबाद 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, राइट। बट आप पूछोगे कि कहाँ से, कौन से डिस्टेंस से, उसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो अहमदाबाद बड़ौदा से 100 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पर मैंने बड़ौदा एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है, राइट। वैसे ही हम लोग भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्सिस से बना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन होता है, राइट, इसीलिए उसके 3 एक्सिस होते हैं। तो जैसे कि ये राइट हैंड साइड वाले एक्सिस को एक्स ले लेते हैं, ऊपर वाले वर्टिकल एक्सिस को वाई ले लेते हैं, और ये हमारी तरफ जो एक्सिस है उसको हम लोग जेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेडी हो गया। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज अ रेफरेंस एक्सिस की तरफ बिहेव करेंगे। जैसे कि अगर मुझे अब किसी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर बतानी हो, तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में और पी पॉइंट है। तो उसकी पोजीशन मतलब उसको हमने सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही रखा है, राइट। तो उसकी पोजीशन बताने के लिए मैं क्या करूँगा, तो एक्स डैश मतलब कि एक्स एक्सिस में कुछ पोजीशन होगी, फिर वाई पोजीशन मतलब वाई एक्सिस में कुछ पोजीशन है वाई डैश, और जेड में तो वो है ही नहीं, तो जेड में वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कि एक पॉइंट में क्यू लेता हूँ, वो तीनों में ही तीनों डायमेंशंस में है, एक्स वाई जेड। तो उसकी पोजीशन अगर लें
तो यहाँ पर Q की पोजीशन, तो Q ब्रैकेट x1, x एक्सिस में जो उसका डिस्टेंस होगा वो x1, फिर y एक्सिस में जो उसका डिस्टेंस होगा y1, और z एक्सिस में उसका जो डिस्टेंस होगा z1। तो ये उसकी पोजीशन हो जाएगी, राइट। तो हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पोजीशन को यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर ऑलवेज आपको ये याद रखना है कि जो भी राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब अगर आप मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो वो सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस लिख लेता हूँ। अब जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है वो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, बट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें नेगेटिव वाई एक्सिस मिलेगा। और वैसे ही z हमारी तरफ है तो ऑपोजिट तरफ जो एक्सिस मिलेगी वो माइनस z एक्सिस होगी, राइट। तो एक्सिस भी यहाँ पर ऐसे हम लोग डिराइव करेंगे, ये नेगेटिव y, यहाँ पर नेगेटिव z आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये नेगेटिव x एक्सिस। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल 6 एक्सिस है। और जब कभी भी किसी पोजीशन का यहाँ पर चेंज आएगा तब उसको टाइम के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे कि जिससे कितने टाइम पे वो कौन सी पोजीशन पे पहुँचा, कैसा मोशन होगा, वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर एक्सिस के साथ टाइम को जोड़ के हमें उसके मोशन के बारे में इजीली स्टडी कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, राइट। तो मान लीजिए कि एक कार है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, राइट। अब यहाँ पर जो कार है, अगर पाथ लेंथ की अगर बात करें तो पाथ लेंथ ऑफ दैट कार, तो पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट कार। पाथ लेंथ मतलब टोटल जितना भी डिस्टेंस उस कार ने कवर किया है, आगे पीछे जहाँ पर भी किया है, वो सारे डिस्टेंस का हमें यहाँ पर सम अप करना है, मतलब कि पाथ लेंथ मिल जाएगा। बट अगर हम दूसरी साइड अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से थोड़ा अलग है। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि हमें यहाँ पर जर्नी जो हो रही है उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, उन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिफरेंस जो हमें मिलेगा वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जो भी जर्नी हो रही है उसमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है कि जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल से भी वो समझेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मान लीजिए कि यहाँ पर जो ज़ीरो है वो हमारा ओ है, ओरिजिन है, राइट। तो स्केल के राइट हैंड साइड सारे ही पॉजिटिव वैल्यूज़ है और लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर जो हमने डिफरेंसेस लिए हैं वो 40-40 से डिफरेंसेस लिए हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है पी पॉइंट से, राइट। और पी पॉइंट से वो क्यू पॉइंट पर अपनी जर्नी एंड करता है, राइट। तो पी टू क्यू हमें पाथ लेंथ फाइंड करना है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो पी टू क्यू उसकी अगर बात करें तो पाथ लेंथ मतलब कि p इज इक्वल टू पी टू क्यू का ही डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट 80 टू 240 कितना डिस्टेंस होगा तो वो फाइंड करना है हमें। तो पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस 240 माइनस 80 सिंपली, तो टोटल पी टू क्यू का डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो वो आ जाएगा 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइनल पोजीशन Q है और इनिशियल पोजीशन P है, तो 240 माइनस 80, क्योंकि उसका यहाँ पर इक्वेशन ही है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो भी 160 मीटर ही होगा, राइट। बट मान लीजिए कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट P से स्टार्ट करता है,
Q से फिर R पर पहुंचता है, R पॉइंट यहाँ पर मतलब कि -120 मीटर पर है, तो फिर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो पहले मैं पाथ लेंथ फाइंड करूँगा। पाथ लेंथ मतलब कि टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो P टू Q का डिस्टेंस क्या है? तो 160 है। और फिर Q से लेकर R तक का डिस्टेंस, Q से डायरेक्ट R तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से Q से O वो तो 240 है, राइट। और 240 और फिर 0 to 120, तो पहले 160 आएगा P2Q, फिर प्लस Q2O 240 है, और फिर प्लस, क्योंकि पाथ लेंथ में हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है इसीलिए यहाँ पर प्लस ही करना है। O2R कितना है? 120, राइट। तो यहाँ पर 160 प्लस 240, तो वो आंसर होगा 400, 400 प्लस 120, वो आंसर होगा 520 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ covered by the object from P to R via Q, that is 520 मीटर। अब मैं फाइंड करूँगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू क्या है उसकी फॉर्मूला? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन वो है R, इनिशियल पोजीशन वो है P। तो फाइनल माइनस 120 माइनस इनिशियल इज 80, तो यहाँ पर इज इक्वल टू आंसर होगा -200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पाथ लेंथ से कम मिला। पाथ लेंथ है 520 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है -200। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पाथ लेंथ पॉजिटिव मिला, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिला। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव मिले, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मिला यहाँ पर, बट पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। तो जो पाथ लेंथ है इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों के तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा ज़ीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पाथ लेंथ तो ज़ीरो भी नहीं होगा, वो तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तब होगा कि अगर मैं अपनी जर्नी P से स्टार्ट करूँगा, वाया Q होकर वापस P पर पहुँचूँगा, तो फिर मेरी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से फाइनल पोजीशन तो वो P होगी, इनिशियल पोजीशन वो भी P होगी। अगर दोनों ही पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये था पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर कुछ XT ग्राफ दिए गए हैं। तो पहला XT ग्राफ अगर ध्यान में लें, तो पहला जो ग्राफ है वो हमारा जो टाइम एक्सिस है उसके पैरेलल है। आप लोग देख सकते हो टाइम एक्सिस के पैरेलल। ये हमारा पोजीशन ग्राफ है, पोजीशन एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस मतलब कि डिस्टेंस एक्सिस। और ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस से पैरेलल मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हम लोग एजम्पशन लगा सकते हैं, मतलब ग्राफ के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन एक ही है 40, उसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, बट जो हाँ टाइम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम आगे ही बढ़ रहा है। तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही बट टाइम आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ रेस्टिंग, ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है। टाइम बढ़ रहा है बट उसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ है वो स्लांटेड है, ये पोजीशन है और ये टाइम ग्राफ है। स्लांटेड ग्राफ मतलब कि यहाँ पर पोजीशन भी इंक्रीज़ हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों ही पीरियोडिक फॉर्म में, मतलब एक साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कि मान लीजिए कि 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर जितना डिस्टेंस कवर किया, तो अगले 5 सेकेंड में अगला 5 मीटर कवर करेगा, तीसरे 5 सेकेंड में तीसरा 5 मीटर कवर करेगा।
तो पर्टिकुलरली सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो वैसा ही ये स्लांटेड ग्राफ मिलेगा तब। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसी मोशन कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, राइट। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर एक्सटी ग्राफ हमें स्लांटेड स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, राइट। फिर चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ। तीसरा ग्राफ अगेन एक्सटी ग्राफ है, बट तीसरे ग्राफ में हमारा जो कर्व है, मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं मिल रहा है, नॉन लीनियर मिल रहा है। इट इज़ कॉल्ड कर्व्ड। तो नॉन लीनियर ग्राफ के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि फर्स्ट 5 मीटर ने उसने ज़ीरो, मतलब कि कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने 20 कर लिया, कुछ अलग ही कर लिया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में मान लीजिए कि उसने 5 मीटर कवर किया। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने 50 मीटर कवर कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है टाइम इंटरवल के हिसाब से। तो टाइम इंटरवल सेम है, बट डिस्टेंस जो कवर हो रहा है सेम टाइम इंटरवल में वो सेम नहीं है, राइट। तो इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ज़रा भी यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर जो v की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, राइट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, राइट। अब यहाँ पर क्यों सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड नहीं है, एवरेज दोनों की यहाँ पर ली गई है? तो बेसिकली यहाँ पर एवरेज इसलिए ली गई है कि जब कभी भी हम लोग जर्नी करेंगे, मान लीजिए कि हमें घर से स्कूल जाना है, तो रास्ते में अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आप अपनी जो स्पीड है वो कम करेंगे। अगर कम ट्रैफिक होगा तो आप अपनी स्पीड ज़्यादा करेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहने वाली है। आप कहीं पर रुकने वाले हो, कहीं पर ज़्यादा तेज़ी से चलोगे, तो जो भी जर्नी है उसका अगर सम अप करना है तो हम लोगों को एवरेज निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज टर्म जुड़ गया है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी, उसकी अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट हमने जो पढ़ा था वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते थे, मतलब कि फाइनल टू इनिशियल, राइट। तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, जो भी इनिशियल पोजीशन थी उससे डायरेक्ट फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो इनिशियल पोजीशन से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी। तो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज वेलोसिटी अगर उसके फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आता है तो एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। बट उससे पहले मैं यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, मतलब डेल्टा टी ले लेते हैं, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी एक तो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि वहाँ पर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशंस और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है।
दूसरी चीज़ अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन के हिसाब से यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स और किलोमीटर आवर इनवर्स होगा, राइट। तो ये उसका यूनिट होगा। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस ब्रैकेट में वो होगा इज इक्वल टू L1T-1। तो ये हो गया उसका डायमेंशंस भी। तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब बात करें एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला में यहाँ पर आएगा पाथ लेंथ, मतलब कि पाथ लेंथ को हम लोग जानते हैं, राइट। उसकी फॉर्मूला क्या हुई वो भी हमें पता है। तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, ये बेसिकली फॉर्मूला होगी एवरेज स्पीड की। तो पाथ लेंथ की फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन, मतलब डेल्टा टी ले लेते हैं। अब जो पाथ लेंथ है बेसिकली वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। दूसरी चीज़ कि पाथ लेंथ वो एज अ स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है? क्योंकि जो हमारा जो एवरेज स्पीड है, राइट, पाथ लेंथ में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। हमें तो डायरेक्ट हमें टोटल ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वही हम लोग फाइंड करते हैं। तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वजह से एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, क्योंकि एवरेज स्पीड की फॉर्मूला में पाथ लेंथ आता है और टाइम तो ऑलवेज स्केलर ही होगा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग उसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड वो भी सेम होगा, क्योंकि पाथ लेंथ एक डिस्टेंस है तो वो मीटर, एंड टाइम टेकन तो सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं किलोमीटर आवर इनवर्स, राइट। अब उसके डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस वो होंगे किलोमीटर आवर के हिसाब से लेंथ L1T-1। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। तो ये डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, राइट। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है x वर्सेस t का, राइट। तो xt ग्राफ में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। xt ग्राफ में से अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका स्लोप फाइंड करना है, सिंपल। तो स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा? तो वो होगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगा। अब वैल्यूज़ रखेंगे अंदर, तो वैल्यूज़ में पहले x2 मतलब कि p2 वाला पोजीशन जो है वो, तो वो है 27.4 माइनस x1 है 10 अपॉन टाइम पीरियड, तो उसके हिसाब से टाइम वो होगा 7 माइनस 5, राइट। तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा वो होगा इज इक्वल टू 8.7 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो हमने स्लोप फाइंड किया वो और कुछ नहीं बट हमारी वेलोसिटी है, क्योंकि पोजीशन टाइम में जब कभी भी आप लोग स्लोप फाइंड करोगे तो वो हमें आंसर मिलेगा वेलोसिटी का। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट। अब यहाँ पर हमें 3 ग्राफ्स दिए गए हैं। तीनों ग्राफ की वेलोसिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें यहाँ पर बतानी है, मतलब कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या फिर ज़ीरो, जो भी कुछ होगा वो हमें बताना है। तो एक्सटी ग्राफ में पहले तो यहाँ पर जो ग्राफ मिल रहा है वो स्लांटेड मिल रहा है। ये चीज़ हम लोग आगे ही देख चुके हैं। एक्स भी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में वी कांस्टेंट होगा और ये दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे, तो इसकी वजह से जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी फॉर फर्स्ट ग्राफ। फिर चलते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ। ओके, सेकंड थिंग कि यहाँ पर अगेन वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब सेकंड ग्राफ की बात करें तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, क्योंकि इस
साइड, इस डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, बट जो पोजीशन है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। अगर पोजीशन डिक्रीज हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, तो एक चीज़ डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ग्राफ डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो अगेन नेगेटिव वैल्यू होगी, बट फिर भी वो वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी, वहाँ पर वो अभी चेंज नहीं हो रहा है। अब चलते तीसरे ग्राफ की तरफ। तीसरे ग्राफ में ये चीज़ भी हमने देख ली है आगे। यहाँ पर जो ग्राफ मिल रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग पैरेलल है, टाइम के साथ वो पैरेलल है, राइट। तो जो पोजीशन है वो फिक्स हो रही है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है, बट जो टाइम है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है, राइट, अगर स्लोप की बात करें तो यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ का स्लोप ज़ीरो मिलेगा। अगर स्लोप ज़ीरो मिलेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वेलोसिटी फाइंड करेंगे वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस ग्राफ के लिए वेलोसिटी ज़ीरो, मतलब कि ऑब्जेक्ट इज़ रेस्टिंग नाउ, राइट। उसके बाद एग्जांपल है, अ कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओ पी इन फिगर 3.1. It moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocity and average speed of the car in going A from O to P and B from O to P and back to Q? ओके, तो सिंपल एक कार है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, राइट, फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये जो कार है वो 18 सेकंड में O to P जा रही है और 6 सेकंड में P to Q बैक हो रही है, राइट। अब फर्स्ट कार ओ टू पी जब जा रही है तब उसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड करो, और सेकेंड ओ टू पी टू क्यू जब जा रही है तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो पहला हम लोग ए फाइंड करेंगे, ए के अकॉर्डिंग, राइट। तो ए के अकॉर्डिंग क्या है, ओ टू पी, ओ टू पी, ओके। तो ओ टू पी के लिए एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो ओ टू पी एवरेज वेलोसिटी फार्मूला है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो टी लिखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ओ टू पी का डिस्प्लेसमेंट मतलब कि सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो पी माइनस ओ, तो पी माइनस ओ 360 माइनस ज़ीरो, 360 माइनस ज़ीरो 360 मिलेगा। और टाइम, तो टाइम टेकन इज़ हियर 18 सेकेंड, ओ टू पी 18 सेकेंड लगा रहा है तो 18 यहाँ पर लिखेंगे। तो 360 अपॉन 80 इज इक्वल टू 20, तो 20 मीटर सेकेंड इनवर्स ये आंसर होगा, राइट। उसके बाद एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है, तो एवरेज स्पीड ओ टू पी के लिए, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला में आता है पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, तो इज इक्वल टू पाथ लेंथ कितना है, तो डायरेक्ट हमें ओ टू पी का ही पाथ लेंथ फाइंड करना है, तो वो भी 360 है, 360, और टाइम टेकन तो सेम ही रहेगा, तो 360 अपॉन 18, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर उसका भी आंसर यहाँ पर मिलेगा हमें 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो ये हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब दूसरे जर्नी के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, दूसरी जर्नी जो है वो कौन सी है, तो वो ओ टू पी टू क्यू, राइट, ये जर्नी है। अब इस जर्नी में एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला अगेन उसकी फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पर लगाना है। फाइनल कहाँ पर है, क्यू, और इनिशियल ओ, और सॉरी फाइनल यहाँ पर क्यू और इनिशियल ओ, राइट। तो फाइनल 240 पे है, तो 240 माइनस ओ, तो 240 माइनस ज़ीरो मतलब 240 मिलेगा। और यहाँ पर टोटल टाइम, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ओ टू पी गया, पी टू क्यू गया, राइट। तो ओ टू पी में उसने लगाया 18 सेकेंड
और P2Q में उसने लगाई 6 सेकेंड, तो 18 + 6 कितना होगा यहाँ पर 24, राइट। तो ये जो रेशियो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये एवरेज वेलोसिटी मिली। अब फाइंड करेंगे एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या है उसकी फॉर्मूला, तो उसकी स्पीड की फॉर्मूला में पाथ लेंथ आता है, तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ हमें फाइंड करना है। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले O2P P2Q, तो टोटल O2P कितना है 360, और 360 और 240 के बीच का डिस्टेंस 120, तो 360 + 120 अपॉन जर्नी, पूरी जर्नी का टाइम है 24, राइट। तो ये यहाँ पर जो रेशियो हमें मिलेगा वो रेशियो होगा 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमें मिली एवरेज स्पीड, राइट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम हो सकती है, बट एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब कि अगर मैं एक रिलेशन लिखना चाहूँ तो एक रिलेशन यहाँ पर बन रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, राइट, इज लेस देन एंड इक्वल टू एवरेज स्पीड, राइट। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो स्पीड से कभी भी इंक्रीज, मतलब ज़्यादा नहीं होगी। वो हाँ, दोनों सेम होंगे, बट कभी भी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी। वो या फिर सेम होंगे या फिर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम होगी। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं दूसरा रिलेशन लिखूं तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो है लेस देन इक्वल टू पाथ लेंथ, क्योंकि पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट में से ज़्यादा हो सकता है या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए उस फार्मूला के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, एवरेज स्पीड में पाथ लेंथ आता है। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी या फिर दोनों सेम होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस, पहले तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़े। एवरेज वेलोसिटी में क्या था कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी। बट मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही तुरंत के टाइम के लिए अगर वेलोसिटी फाइंड करूँ, तुरंत टाइम मतलब कि इंस्टेंट टाइम, इसी टाइम पे, तो इसी टाइम का अगर मैं स्पीड या फिर वेलोसिटी फाइंड करूँ तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, जो टाइम इंटरवल है उसको डिक्रीज़ कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, वेरी स्मॉल, राइट। तो उसकी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँगा v, जो कि अब इंस्टेंटेनियस बोलेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में भी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला हो गई। बट यहाँ पर जो लिमिट है वो एग्जैक्टली ये जो लिमिट टर्म है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, उसका मतलब क्या होगा, ये क्यों आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज़ नियरली, सॉरी, डेल्टा t इज़ नियरली 0, right, but not 0, not completely 0, but nearly 0, nearly 0 like 0.1, 0.2, 0.01 like that, right। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हमने ले लिया, तो ये और कुछ नहीं
बट हमारा डेरिवेशन पार्ट आ गया। डेरिवेशन मतलब कि dx बाय dt, राइट। तो वो वेक्टर फॉर्म में होगा। तो वेक्टर dx बाई dt अगर वेलोसिटी है, तो अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो ये सारे वेक्टर फॉर्म हट जाएंगे, बाकी सब एज इट इज़ आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू, अब उसमें आ जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू ज़ीरो, राइट, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब उसके आगे भी डेरिवेशन फॉर्म आ जाएगा और वो स्केलर होगा, तो dx अपॉन dt। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्मूला, राइट। तो इंस्टेंटेनियस मतलब कि हम लोग यहाँ पर टाइम इंटरवल को बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, राइट। तो यहाँ पर जो जर्नी है वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि कर्व्ड लाइन मिल रही है, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो टाइम इंटरवल है वो यहाँ पर पहले लेता हूँ 3 to 5, मतलब 3 पे P1 पोजीशन है, 5 पे P2 पोजीशन है, सिंपल, राइट। तो 3 to 5 यहाँ पर मुझे कुछ एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर 3 to 5 के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। फिर मैं टाइम इंटरवल को और डिक्रीज़ करता हूँ, तो 3.5 to 4.5 उसके लिए एवरेज वेलोसिटी। तो Q1 Q2 मतलब 3.5 पे जो पोजीशन है वो Q1 है, 4.5 पे पोजीशन Q2 है। तो मैंने यहाँ पर टाइम इंटरवल कम किया। मैं और टाइम इंटरवल कम करता हूँ, मतलब कि 3.75 टू 3.75 टू 4.25, राइट। 3.75 पे T1 है, 4.25 पे T2 है, तो वो टाइम इंटरवल। और फिर लास्ट में इंस्टेंटेनियस मतलब कि 4 पे मिलने वाला स्पीड, राइट। तो यहाँ पर मैंने टाइम इंटरवल को कम करता गया, जैसे जैसे टाइम इंटरवल कम करता गया वैसे वैसे मैं उस टाइम पे मिलने वाला स्पीड जो है उसके नज़दीक पहुँचता गया। तो वहाँ पर वो ये टेबल फॉर्म होगा, जैसे कि 3 to 5 सबसे पहले टाइम इंटरवल लिया था, तो उसका डिफरेंस कितना होगा, 2 जितना, राइट। और पोजीशंस थी 2.16 एट 3 सेकेंड एंड 10 एट 5 सेकेंड। तो डेल्टा एक्स मतलब 10 माइनस 2.16, तो 7.84 आएगा। 7.84 अपॉन 2 इट विल गेट अस 3.92। तो ये पहला वेलोसिटी मिला 3 to 5 पे। इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि 3 to 5 जो टाइम इंटरवल हमने फिक्स लिया था। फिर 3.5 to 4.5 लिया था। 3.5 पे पोजीशन 3.43, 4.5 पे पोजीशन 7.29। अब ये दोनों का डिफरेंस है 3.86, राइट। 3.86 अपॉन 1, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 3.86 अपॉन 1 इट विल गेट अस 3.86। तो वो आंसर 3.86 ही मिलेगा। अब और मैं टाइम इंटरवल को डिक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पर 3.75, 4.25, ये पोजीशन, इसकी पोजीशन, ये दोनों का डिफरेंस ये अपॉन ये, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3.845। और टाइम डिफरेंस कम कर रहा हूँ, राइट। इसकी पोजीशन दोनों का डिफरेंस और ये अपॉन ये इट विल गिव अस 3.8402। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं, टाइम इंटरवल डिक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ट्रू वैल्यू के नज़दीक पहुँच रहे हैं। मतलब कि उसी टाइम पे मिलने वाला जो स्पीड है उस वैल्यू की तरफ हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, राइट। तो ये पूरा टेबल यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम इंटरवल डिक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे इंस्टेंट वेलोसिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड ग्राफ है, राइट, ये वाला, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब ये तो एक्स टी ग्राफ है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं वी टी ग्राफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक वाला वी टी ग्राफ, मतलब कि एक्स टी ग्राफ जैसा है उसके ऊपर से स्लोप फाइंड करते करते वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है, तो वो ग्राफ देखेंगे। तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। पहले ये नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई, और फिर वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो गई, राइट। तो वेलोसिटी यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो गई, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब कभी भी हमें यहाँ पर कोई भी पोजीशन
टाइम के फॉर्म में होगी, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगी, जो पोजीशन टाइम पे डिपेंडेंट होगी, तब हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे, राइट। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन भी आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। वो चीज़ हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b is equal to 2.5 meter second to inverse, and t is measured in seconds. What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second? What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second, right? तो पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन है वो दिया गया है, राइट। जहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यूज़ दी गई है। अब टी का मतलब कि टी जो मेजर्ड वैल्यू है सेकंड में, राइट, तो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वी की फॉर्मूला से। 0 सेकेंड में मतलब कि ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट, वो हमें फाइंड करना है। तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सहारा लूँगा, तो उसकी फॉर्मूला है डी एक्स बाई डी टी, राइट। अब इस फॉर्मूला में बेसिकली इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ इक्वेशन अब लिखेंगे, तो इक्वेशन वो है ए प्लस बी टी स्क्वायर, राइट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। तो इज इक्वल टू पहले ए का डिफ्रेंशिएशन मतलब कि डी ए बाई डी टी, राइट, और प्लस डिफ्रेंशिएशन आगे बढ़ेगा डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों का ही हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ए तो कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 मिलता है, प्लस यहाँ पर बी कांस्टेंट है बट उसके साथ वेरिएबल वैल्यू है जो कि टी है, तो कांस्टेंट टर्म डिफ्रेंशिएशन के बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा पावर अहेड पावर -1 मतलब कि 2 - 1, तो ये आ गया डिफ्रेंशिएशन, राइट। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो गया। अब ये मिल गया हमें 2b इंटू टी रेस टू 1 मतलब कि t, तो 2bt मिला, राइट। अब b की वैल्यू अंदर रखेंगे, तो b की वैल्यू अगर रखेंगे तो b की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 2 5, तो 5t मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हमें वेलोसिटी मिली। अब जब t इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा क्योंकि अंदर t है, अगर t की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। और जब t इज इक्वल टू 2 है तो वेलोसिटी क्या होगी 5 2 ज़ा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 10। अब हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यहाँ पर कौन से टाइम पे मिलेगी, तो वो है 4 सेकेंड पे, तो x ऑफ 4 लिखूँगा, 4 सेकेंड में मिलने वाला पोजीशन माइनस 2 सेकेंड पे मिलने वाला पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन 4 - 2 होगा क्योंकि 2 to 4 सेकेंड में हम लोग फाइंड कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे x ऑफ 4, तो 4 पे मिलने वाला पोजीशन तो वो आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली हमें इसमें t की जगह पर 4 लिख देना है, तो t की जगह पर 4, तो इज इक्वल टू वो हो जाएगा a प्लस 4 4 ज़ा 16, तो 16b,
फिर माइनस एक्स ऑफ टी, तो ए माइनस 2 × 2 = 4, तो इसीलिए 4b अपॉन टाइम टेकन, तो वो है 2, राइट। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में इज इक्वल टू यहाँ पर 16 - 4, राइट। तो 16 - 4 क्या होगा, 12। तो यहाँ पर ए कैंसल और 12b अपॉन 2, 12b अपॉन 2 क्या मिलेगा, 12/2 दैट इज 6, तो 6b आएगा, राइट। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2.5, तो 2.5 अंदर रखेंगे तो 6 × 2.5, उसका आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा 15, तो इज इक्वल टू 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमें मिली एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 0 to 10 सेकेंड में जो वैल्यू है, राइट, वो टाइम के हिसाब से जो पोजीशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हर एक टाइम पे, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी जितना ही होगा। हर एक टाइम पे जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी जितना ही मिलने वाला है। और जब कभी भी हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर फाइंड करेंगे तो उस इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के जितना ही होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड वहाँ पर सेम होगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जितना ही होगा। दोनों का ही वैल्यू सेम मिलेगा, भले ही डायरेक्शन अलग अलग हो। मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। अब यहाँ पर जैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों हर टाइम इज इक्वल टू नहीं हो सकते, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों हर एक टाइम पे सेम ही मिलेगा,